और उत्तराखंड के बॉर्डर की रोड्स पे जा रहे हैं और अभी रात के बज रहे हैं। आज हमारी यात्रा है इन्हीं पहाड़ों की ओर। तो ये वो रेस्ट हाउस है। 9 बज चुका था और यहाँ पर हम फंस चुके थे एक लैंडस्लाइड में। एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप हिमालय की ग्रैंडनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। व्यू देख लीजिए, इतने ज़्यादा ब्रीथ टेकिंग है कि आप सांस लेना भूल जाओगे इनको देखते देखते। तो हमारा जो होटल है उसका व्यू कुछ ऐसा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, जिसका नाम है सीक एंड सोल। और आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी एक ट्रिप के बारे में जो अभी हमने कंप्लीट करी है। और ये ट्रिप एकदम अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड थी। पहले ये बाइक की सोलो ट्रिप थी, फिर ये कन्वर्ट टू फैमिली ट्रिप हो गई। तो इसके बाद पहले मैंने सूरत से जर्नी स्टार्ट करी थी हिमालयन 450 पर, लेकिन कुछ दूर अपने भैया के घर जाकर वहाँ पता चला कि जो रोड कंडीशंस है और जो वेदर कंडीशंस है वो परफेक्ट नहीं है बाइक राइडिंग के लिए। तो इसलिए फिर हमारी फैमिली ने भी डिसाइड किया पूरी तरीके से कि एक तो इतनी लंबी ट्रिप है तो 2 कार ड्राइवर की ज़रूरत होगी। तो इसलिए भी वो बाइक ड्रॉप करनी पड़ गई वहीं पर। और उसके बाद काफ़ी गर्मी भी थी, वेदर जो कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी और पारा 40 के पार जा रहा था। इस कंडीशन में बाइक राइडिंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। तो फिर हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि सब लोग मिलकर कार से ही जाएंगे। तो जो हमारी कार थी उसका नाम है किया कैरिस। तो बहुत ही बढ़िया ये पैसेंजर व्हीकल है जो हमने चूज़ किया। और इसके बाद हम निकल पड़े थे अपने भैया के घर से सीधे आगरा की ओर। तो डे 1 पे हमने जो ट्रिप डिस्टेंस क्लियर किया वो था 800 किलोमीटर्स। तो इसमें हम पहुंचे बुरहानपुर से आगरा। आगरा तक जाने में हमें लग गया था करीब 24 आवर्स। हम निकले थे रात को 9 बजे के आसपास और करीब 9 बजे के आसपास ही हम आगरा पहुंचे थे अगले दिन। तो गूगल में दिखाता है 15 आवर्स 16 आवर्स, उतना नहीं लगता है। आपको पता है फैमिली के साथ आप ट्रेवल कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हमें लग गया था 24 आवर्स। 16 आवर्स गूगल पे दिखा रहा था और हमें लगा था 24 आवर्स। तो चलो कोई बात नहीं। आगरा में एक दिन रुकने के बाद, ताजमहल विजिट करने के बाद हम निकल पड़े थे फिर आगरा से देहरादून की ओर सुबह 9 बजे। लेकिन बीच में पड़ता था मथुरा वृंदावन, तो हमने वृंदावन भी इसी बहाने विजिट कर लिया। जो हम निकले थे आगरा से 9 बजे और वृंदावन पहुंच गए थे करीब 1-1.5 घंटे के अंदर। और उसके बाद वृंदावन विजिट करके हम सीधे निकल गए थे अपने बड़े भैया के घर देहरादून। तो देहरादून में हमें पहुंचते पहुंचते हो गई थी रात का 10:30 बज गया था। मतलब अप्रॉक्स 12 आवर्स वहाँ से भी लग गए थे गूगल में, जबकि कम दिखाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि गूगल के हिसाब से इंडियन रोड कंडीशंस नहीं है। एवरेज स्पीड कुछ 50-55 से ज़्यादा नहीं निकलती है। आप कितना भी भगा लो कहीं पे हाईवे पे, पर वो सिटीज़ में आके ब्रेक हो जाती है स्पीड। और एवरेज स्पीड 55 से 60 के बीच मैक्स टू मैक्स निकलती है। तो इस तरीके से हम फिर सेकेंड डे पर आगरा से 9 बजे निकलकर और देहरादून पहुंच गए रात को 10:30 बजे। और उसके बाद हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, जर्नी टू हिमालयास। तो हमने प्लान किया था कुछ मनाली शिमला जाने का, लेकिन फिर हमने काफ़ी रिसर्च किया और देखा कि वहाँ पर अभी काफ़ी भीड़ होती है। तो उस जगह ना जाने का फिर हमने एक डिसीजन लिया और हमने सर्च किया कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाया जा सकता है। तो एक जगह हमें मिली बहुत बढ़िया हिमाचल प्रदेश में, वो थी कल्पा। तो कल्पा जाने के लिए हम लोग देहरादून से निकले थे नेक्स्ट डे रात को करीब 8 या 9 बजे। तो 8-9 बजे निकलने के बाद हम कल्पा तो नहीं पहुंच पाए थे, काफ़ी टाइम लग गया कल्पा पहुंचने में। नेक्स्ट डे हम शायद कल्पा पहुंचे थे 4 बजे के आसपास। तो बीच में काफ़ी एडवेंचरस रास्ता भी रहा, काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और रात में हमने ड्राइव किया तो इसलिए रोड्स थोड़ी खाली मिली, इसलिए थोड़ा चलाने में ड्राइविंग में बहुत ईजी रहा। अदरवाइज सिटी में ट्रैफिक जो बीच बीच में आते हैं पहाड़ी टाउन्स में वो काफ़ी हेक्टिक होते हैं, उनसे कभी कभी जाम भी लग जाता है और रोडें भी काफ़ी पतली सकरी होती है, जिसकी वजह से थोड़ा ड्राइविंग में तकलीफ होती है। इसलिए हमने रात को ड्राइविंग करने का डिसाइड किया था। तो हम निकले थे रात को 9 बजे के आसपास और उसके बाद हम लोग कल्पा फाइनली पहुंचे थे 3 या 4 बजे। तो ये जो अभी वीडियो बनाया है मैंने, इसकी जितनी भी फुटेजेस है वो है हमारी देहरादून से कल्पा तक। तो अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए हमने किस तरीके से इस जर्नी को कंप्लीट किया कल्पा तक। तो अभी हम हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर की रोड्स पे जा रहे हैं और अभी रात के बज रहे हैं 8:45।
लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा है, ऐसा लग रहा है कोई नहीं है। और जंगल के बीच से गुजर रहे हैं अभी हम लोग। और साइड में ऊपर वहाँ दिख रहे हैं, देखिए पहाड़ शायद अंधेरे में नहीं दिखाई देंगे। और सामने रोड है कुछ ऐसी खतरनाक। अभी रात के 11:38 हो रहे हैं और पुचकी सो के उठ चुकी है, तारू भी सो रही है और आदिक तो सो रहा है। तो अभी हम लोग रुके हैं चाय पीने और इस जगह का नाम है, क्या नाम है इस जगह का? ये हमारी गाड़ी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देती है, सबको लेके जा रही है। ऑलमोस्ट 10 लोग हैं इसमें। तो अभी हम खड़े हैं पौंटा साहब और हाट कोटी रोड पे। तो यहाँ हमें दिख गया ये छोटी सी दुकान है जहाँ पर मिल रही थी कुछ गर्मा गर्म चाय। रात के 12 बज रहे हैं। रात में कुछ कहाँ दिखाई देगा, वो देखो छोटा सा गांव ऊपर है वहां पर। ये देखिए छोटा सा गांव बिल्कुल अंधेरे में। बाकी पुचकी को थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। अब पूजा भी नीचे आ गई है। काफी टाइम से हम लोग चल रहे हैं, 6 बजे से। 6 घंटे हो गए ना, 6 घंटे के आसपास हो गए। सुबह से हम लोग और बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ, एक हीटर भी लगा है और ये लेटने की भी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पर। तो आदिक सो गया ना यहाँ? आदिक कहाँ गया? आदिक सो गया। चलो बढ़िया, सोने से सब लोग बैठ गए हैं यहाँ। तो देहरादून से पूरी रात गाड़ी चलाकर हम पहुँच चुके हैं इस वक्त ग्राम पंचायत नारायण में। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, मुरालहेश्वरी सुरारी ऐसा करके है, काली जी का शायद मंदिर है, किसी माता जी का, महाकाली। तो इस जगह जो व्यू है बहुत ही शानदार है। ये ऑलमोस्ट टॉप पर है, 8000 फीट की यहाँ पर हाइट है। और करीब करीब पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद बीच में हमने रास्ते में 2-3 घंटे का ब्रेक भी लिया थोड़ा सोने के लिए, टेंट वगैरह लगा के एक पेट्रोल पंप में। और अभी हम एक बहुत ही शानदार लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने चाय ऑर्डर कर दी है और मैगी भी बन रही है और दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। तो ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप बर्फीले, आज हमारी यात्रा है इन्हीं पहाड़ों की ओर। तो आज हम जाने वाले हैं कालपा। अभी हमारी बेहतरीन चाय बन के आ गई है, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ गरम गरम चाय। और पूजा भी आ गई चाय पीने। आदि भी आ गया। तो हाथ क्यों धो लिए? अभी नहीं धोना ठंडे में। अच्छा अब मत छूना डॉगी को, ठीक है? वो अपने पैकेट ले आओ। चाय आ चुकी है और अब कुछ जो स्नैक्स हमारी गाड़ी में पड़ा है उसको निकाल लिया जाए ताकि चाय के साथ उसे खाया जा सके। ये कुछ है, चलो देखते हैं क्या क्या है। आया था एक यूनिक से गेस्ट हाउस में जिसमें पुराने ज़माने का डिज़ाइनिंग है, काफ़ी ओल्ड ये है रेस्ट हाउस। ये देखिए आग जलाने के लिए ब्रिटिश टाइम का ऐसा बना रखा है। और ये बहुत पुराना रेस्ट हाउस है ब्रिटिश टाइम का। ये सिंगौरी नाम, नारायण नाम के गांव में है। ये कुछ इस तरीके का है और सामने व्यू बहुत शानदार है। तो ये वो रेस्ट हाउस है जहाँ भी मैं गया था और सामने है ये वैली का व्यू। तो अभी बज गए हैं 9:30 और ग्राम पंचायत नारायण से अलविदा बोलने का समय आ चुका है। अब बस हम निकलते हैं, वो छोटू हाय कर रहा है और बस निकलते हैं कल्पा की ओर। 9 बज चुका था और यहाँ पर हम फंस चुके थे एक लैंडस्लाइड में। तो अभी जेसीबी क्लियर कर रहा है लैंडस्लाइड को और थोड़ी देर में बस यहाँ से निकलेंगे। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर जाम लगा हुआ है। अब ये जेसीबी पार्क हो जाएगा वहाँ कॉर्नर पे, फिर हम निकलेंगे। चलो हो गया। एक व्यू पॉइंट है जहाँ से आप हिमालय की ग्रैंडनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए ये नीचे छोटा सा शहर है और यहाँ से हिमालय का व्यू दिख रहा है। और
इधर भी कुछ नज़ारा है। और अभी हम फिलहाल घूम के वहाँ नीचे जाएंगे, पहले ये रोड से होते हुए, फिर वो उधर जाके रामपुर में से जाके और अंदर इन पहाड़ों में घुस जाएंगे। और वो देखिए सामने 122 मेगावाट 122। और फाइनली बहुत देर तक ड्राइविंग करने के बाद हम पहुंच चुके हैं रामपुर बुशहर के थोड़ा आगे। और यहाँ हमें दिख गया एक चाट वाला, तो हमने बहुत सारी चाट का ऑर्डर दे डाला। सब चाट खा रहे हैं, सब चटोरे लोग चाट खा रहे हैं, आदि भी चाट खा रहा है। ये मिर्ची वाली है। बढ़िया है, पानी बोतल तो ले आते हैं। तो रामपुर में चाट वगैरह खाने के बाद हम सबका पेट भर चुका था थोड़ा सा, और अब हम निकल पड़े थे अपने फाइनल डेस्टिनेशन कल्पा की ओर, जहां हमें आज स्टे करना था। तो कल्पा उसी रूट पर पड़ता है जहां पर से होकर हम स्पीति वैली जाते हैं, मतलब काजा, स्पीति, और उसके बाद मनाली की ओर ये जाकर रूट मिल जाता है रोहतांग पास क्रॉस करने के बाद। और ये जो बड़े बड़े लोहे के ब्रिजेस आप देख रहे हैं, इसको बनाता है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसे यहाँ सेट करते हैं हमारी इंडियन आर्मी की एक ब्रांच है जिसका नाम है ब्रो, मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो सारी रोड्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े बड़े वैलीज के बीच में बनाई गई हैं, ये ब्रो के द्वारा ही बनाई जाती हैं। और इतनी बढ़िया रोड्स हैं कि इनमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ना कोई बड़े पैचेस हैं ना कुछ दिक्कत है। हाँ, लैंडस्लाइड्स की वजह से ये रोड्स हमेशा टूटती रहती हैं, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इनको मैनेज करती है बहुत अच्छे से और इन्हें बार बार रिपेयर करती रहती है। तो 12 महीने ये काम चलता रहता है। और इस तरीके के ब्रिजेस से आप निकलते हैं जब, और नीचे गहरी नदी होती है और ये प्रेयर फ्लैग्स उड़ रहे होते हैं हवाओं में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और रोड्स आप देख सकते हैं कि कितने शानदार यहाँ पर बना रखे हैं, थैंक्स टू आवर इंडियन आर्मी कि हम इन इलाकों तक पहुँच पा रहे हैं। बहुत पहले, तकरीबन 5-10 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तो ये रोड्स बहुत ही बैड कंडीशंस में थे, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें बहुत ही बढ़िया कंडीशन में अभी ला दिया है। तो अभी हम पहुँच रहे थे कल्पा। कल्पा अब यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बचा है। व्यू देख लीजिए, इतने ज़्यादा ब्रीथ टेकिंग है कि आप सांस लेना भूल जाओगे इनको देखते देखते। ऊपर हल्के से बादल हैं, शायद स्नोफॉल होने के चांसेस हैं। और क्या शानदार नज़ारा है। लग जा बजरंगी। तो अभी ये भैया हमारे नीचे खड़े हैं और हम पहुंच चुके हैं कल्पा। और जो हमारा होटल है, सभी लोग यहाँ पर हैं, और आदि भी पहुंच गया है। तो हमारा जो होटल है उसका व्यू कुछ ऐसा है। तो इस व्यू को काफ़ी देर तक एंजॉय करने के बाद हम सभी लोग धीरे धीरे अपने इस होटल में सेटल होने लग गए थे। तो ये हमारा व्लॉग था आज कल्पा तक पहुंचने का, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें हम आपको बताएंगे कल्पा में घूमने के लिए क्या क्या जगह मौजूद हैं।